गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का 8th चैप्टर कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट, लागत की धारणाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आसान सा चैप्टर है। देखिए, लागत की धारणा क्या है। उत्पादन करते समय उत्पादन के 4 साधन, हम बार बार उत्पादन के 4 साधन लेकर चल रहे हैं: श्रम, पूंजी, भूमि और उद्यमी। ये उत्पादन के 4 साधन हैं। उसके अलावा कुछ कच्चे माल का और मध्यवर्ती बहुत सारी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। उत्पादन समय एक फर्म बहुत सारी वस्तुओं का उपयोग करती है। इन्हें आगत कहा जाता है, इनपुट कहा जाता है। तो इन इनपुट को लगाने के लिए हमें बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है, श्रम है तो श्रम को हमें श्रम के बदले मजदूरी देनी है, पूंजी के बदले ब्याज पे करना है, भूमि है तो उसका किराया देना है और उद्यमी को उसका लाभ भी मिलना चाहिए। तो ये तमाम चीजें जो हमें भुगतान इनको करने पड़ते हैं इनकी सेवाओं के बदले में, तो ये लागत कहलाती है। उसके अलावा अगर हमें और ज्यादा विस्तृत रूप से समझना है, मैंने यहाँ पर एक देख सकते हैं आप, एक फ्लो चार्ट तैयार किया है कि उत्पादन लागतें कितनी प्रकार की होती है। पहला है वास्तविक लागत। वास्तविक लागत क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है वास्तविक। देखिए, हमें किसी भी सेवा प्रदान करने में बदले में हम लोगों को पे किया जा रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन उसके साथ ही हमारे शरीर को जो कष्ट पहुंचा, हमारा जो अटेंशन गया, हमें जो थकावट हुई, वो वास्तविक लागत है। एक मजदूर पूरे दिन 8 घंटे का वो श्रम कर रहा है एक खेत में, एक किसान जो है वो 8 घंटे का 10 घंटे का श्रम जो वो कर रहा है, बदले में उसे दिहाड़ी मिल रही है, लेकिन उसके बदले में जो परेशानी उठानी पड़ी, जो तकलीफ, मान लीजिए अभी जो मौसम चल रहा है वो बहुत ज्यादा गर्म है, उसमें काम करना और नंगे पैर काम करना पड़ रहा है अगर, तो इस प्रकार से जो शारीरिक कठिनाइयां उठानी पड़ती है वो वास्तविक लागत में हम काउंट करते हैं। दूसरा अवसर लागत। अवसर लागत को हम लोग अपने 2nd चैप्टर में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। जो बच्चे इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे रिलेटेड अवसर लागत पर जो लेक्चर मैंने पहले प्रिपेयर किया हुआ है वो मैं लिंक शेयर कर दूंगी। तो इस कॉन्सेप्ट को आप देखिए, पढ़िएगा, समझिएगा। जो बच्चे कर चुके हैं वो इसे आसानी से समझ जाएंगे। अवसर लागत होता है दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग का त्याग। अब मान लीजिए हम लोगों को आपने जॉब के लिए अप्लाई किया और आपको 2 जगह से जॉब के ऑफर आ गए और सैलरी सेम है। एक आपको क्लर्क की ऑफर आ गई है और किसी बढ़िया डिपार्टमेंट में आपको चपरासी की जॉब की। आप सोचेंगे चलो क्लर्क वाला ही कर लेते हैं क्योंकि सैलरी तो सेम है। तो आपने जो दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प था वहां जो त्याग किया वो अवसर लागत कहलाता है। अब यहाँ पर ये कैसे कॉन्सेप्ट लागू होता है, हमारे पास एक भूमि है, उस जमीन पर या तो हम खेती कर लेते हैं, यहाँ पर एक फैक्ट्री डाल लेते हैं, या वहां पर हम लोग कोई एक स्कूल खोल लेते हैं। तो उद्यमी जो है वो दिमाग लगाएगा कि उसे किस में ज्यादा श्रमिक की अवेलेबिलिटी है, कितना ज्यादा किस बिजनेस को वो बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है, कहाँ से उसको कच्चा माल आसानी से मिल सकता है, कौन से काम की उसे ज्यादा जानकारी है। तो ऐसे में अगर उसने ऑप्शन चुना कि चलो मैं खेती भी कर सकता हूँ और फैक्ट्री भी डाल सकता हूँ, एक अनाज मिल यहाँ पर डाल सकता हूँ, फिर उसमें से अगर उसने अनाज मिल सोचा और खेती वाले विकल्प का त्याग किया, तो खेती का जो विकल्प था वो उसका दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प था। यानी कि हमारे पास जो उत्पादन के ये साधन है, इन साधनों का प्रयोग करते समय हम ये देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ प्रयोग क्या होगा। बहुत सारे विकल्प हमारे सामने आते हैं और उसमें से किसी एक विकल्प को हम सबसे बेहतर मानते हुए जब चुनाव करते हैं, यानी किसी दूसरे विकल्प को हम त्याग करते हैं, उसे अवसर लागत कहा जाता है। फिर हम मौद्रिक लागत बाद में देखते हैं, एक बार देख लेते हैं स्पष्ट लागतें। वैसे मौद्रिक लागत बहुत आसान है, हमें पता है ये मुद्रा के रूप में हमें जो पे करना पड़ गया उत्पादन करते समय और बिक्री करते समय, मुद्रा के रूप में जो धन खर्च करना पड़ा, तो धन तो देना ही पड़ेगा। आपने उत्पादन के 4 साधन मैंने कहा जैसे कि लगाया हुआ या कच्चा माल खरीदा या मध्यवर्ती और आगतों को भी यूज किया है, तो हमें बदले में मुद्रा के रूप में भुगतान करना पड़ता है। साथ ही यहाँ पर एक लागत आती है बिक्री लागत। बिक्री लागत होती है जो वस्तु को बेचने के लिए मार्केटिंग, यहाँ पर एक टर्म यूज करती हूँ मैं कि मार्केटिंग करते हैं। आप देखते हैं टीवी पर बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स आती है, न्यूज़पेपर्स में बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स होती है, तो विज्ञापन पर किया जाने वाला खर्चा, तो बिक्री पर किया जाने वाला जो खर्चा है वो भी इसी में मौद्रिक लागत में शामिल किया जाता है। तो उत्पादन के साथ साथ बिक्री करने के लिए भी जो खर्चा करना पड़ता है वो मौद्रिक लागत है। तो कच्चा माल है, आपने पूंजी ली, ब्याज देना है, भूमि ली, उसका लगान देना है, बिजली का खर्चा पे करना है,
संचार जो आप लोगों ने इंटरनेट यूज कर रहे हैं, हम लोग टेलीफोन यूज कर रहे हैं, घिसावट मरम्मत करवानी पड़ती है, मशीनें जो काम कर रही है उनको रिपेयर करवाना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट किए, बीमा बनवाया, बैंकिंग की व्यवस्था, तो इन तमाम चीजों पर यानी मौद्रिक लागत एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर वो सारी लागतें शामिल हो जाती है जो एक उद्यमी को एक वस्तु या सेवा का उत्पादन करते हुए उठानी पड़ती है। स्पष्ट लागतें वो होती है जहां पर हम भौतिक रूप से बात करें, सेवाओं को खरीदते हैं या किराए पर लेते हैं, नकद भुगतान जहां पर किया जाता है, तो ये है भौतिक स्पष्ट लागतें। और निहित लागत होती है स्वपूर्ति की। कई बार क्या होता है, हमारे पास ऑलरेडी जमीन पड़ी है और हम उसी पर काम करना शुरू कर देते हैं और उस जमीन के बदले हम अपने आप को रेंट नहीं देते हैं, तो वो स्वपूर्ति यानी वो निहित लागत कहलाती है। अब मान लीजिए डॉक्टर है और डॉक्टर क्या कर रहा है, अपने ही बेटे का इलाज कर रहा है, वो अपने बेटे से फीस नहीं लेगा, ठीक है, यही वही सेम इलाज अगर किसी और पेशेंट पे किया होता तो वो पैसे लेता, तो वो निहित लागत कहलाती है जहां वो उन सेवाओं के बदले किसी प्रकार की लागत को मौद्रिक रूप में नहीं ले रहा है, यानी कि उसको किसी प्रकार की पे नहीं मिल रही है। वो अपने जो सामान्य लाभ, हम कहते हैं उद्यमी को क्या मिलता है, सामान्य लाभ, उस सामान्य लाभ का त्याग करता है। वहां पर उसका जो लाभ होना था बदले में, जिस सेवा के बदले उसे जो फायदा होना था, उस लाभ का उसने त्याग किया, तो उसे उद्यमी की अवसर लागत कहा जाता है। अपनी ही जमीन है, अपनी ही पूंजी है, अपनी ही मजदूरी है, तो अगर हम स्वयं एक टीचर है, अपने ही बच्चे को पढ़ा रहा है, या एक किसान है, अपने ही खेत पे काम कर रहा है, तो वो अपने आप को पेमेंट नहीं देगा उसके बदले में, तो इसे निहित लागत कहा जाता है। अब हम इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, अब हम पढ़ेंगे मौद्रिक लागत के 3 बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत। आप पहले उत्पाद वाला जो चैप्टर आपने किया था जिसमें कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद किया था, तकरीबन आपको यहाँ पर सेम से डायग्राम्स मिलेंगे, सेम लॉज मिलेंगे, तो समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। तो इसके बाद हम देखेंगे कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत पर एक विस्तृत चर्चा। थैंक यू। लागत की धारणा है और इसमें हमें करना है कुल लागत। तो कुल लागत क्या होती है? कुल लागत है किसी वस्तु की निश्चित मात्रा के लिए जो कुल धन व्यय किया जाता है, ठीक है। तो इसमें हम उसी तरह से अल्पकाल और दीर्घकाल का कॉन्सेप्ट देखेंगे। अगर बात करें अल्पकाल में 2 तरह की लागतें होती है, बंधी लागत और परिवर्तनशील लागत। बंधी लागत जैसे कि हम पहले भी अल्पकाल का कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं कुल उत्पाद वाले चैप्टर में, हमने वहां पर देखा था कि जो अल्पकाल का समय होता है, हमारे पास कम समय है, हमने कोई एक मशीन अगर इंस्टॉल करी है या आप खेती करते हैं, उसमें भी आप देखते हैं कि आपने पूंजी लगाई है, आपने ट्रैक्टर खरीदा है, कोई फैक्ट्री आपने लगाई, उसमें मशीन खरीदी है, या आपने एक फैक्ट्री सेटअप की, उसके लिए आपने एक लैंड खरीदा या लैंड रेंट पे लिया, तो वो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। अभी तक हमने कोई प्रोडक्शन नहीं भी किया तो भी उस पर एक बंधा खर्चा हमारा बंध जाता है। मैंने चाहे एक प्लॉट खरीदा, एक बिल्डिंग रेंट पर ली या कोई मशीन ली है, तो एक बंधी लागत मतलब वो फिक्स्ड कॉस्ट है। उस समय उत्पादन अगर 0 भी है तो ये खर्चा फिक्स हो गया, एक मशीन रखने का ही हमारा खर्चा बंध गया। उसके बाद होती परिवर्तनशील लागत, जो समय के साथ साथ हम लोग उत्पादन बढ़ाते जाते हैं, उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करते जाते हैं और उसके साथ साथ ही परिवर्तनशील लागत भी बढ़ती चली जाती है। तो ये 2 तरह की लागतें आपको याद रखनी है। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको टेबल दी हुई है बंधी लागत। ये आप देख रहे हैं कि क्वांटिटी अगर आप उत्पादन की बढ़ाते भी जा रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो अभी फिक्स्ड कॉस्ट आपने जैसे एक मशीन अगर 10 लाख रुपए की इंस्टॉल की है, तो वो 10 लाख की अगर आपने 0 प्रोडक्शन है तो भी 10 लाख आपके लग गए। अगर आपने एक वस्तु उससे उत्पादित की है तो भी 10 लाख आपके लगे हुए हैं। 2 वस्तु उत्पादित किए, वो 10 लाख आपके हर एक क्वांटिटी के साथ साथ सेम ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको बंधी लागत बढ़ानी पड़ेगी, बंधी लागत फिक्स्ड है तो हर एक क्वांटिटी के साथ आपकी ये लागत स्थिर रहेगी। तो आप देखें जब डायग्राम भी बनाएंगे तो डायग्राम में आप देख रहे हैं कि हर बढ़ती क्वांटिटी के साथ एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन चलती है जो TFC है। इसी के साथ आप देखो परिवर्तन। अब आते हैं वेरिएबल कॉस्ट पे। वेरिएबल कॉस्ट है जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर परिवर्तित होती है। तो हम पहले भी जिक्र कई बार हो चुका है, अल्पकाल का समय है तो अल्पकाल में हम केवल परिवर्तनशील साधनों पर ही अपना खर्चा कर सकते हैं, यानी कि जो लागतें हैं वो परिवर्तनशील साधनों पर ही हो रही है। तो जैसे कच्चा माल हम खरीद सकते हैं अगर उत्पादन में वृद्धि करनी है शॉर्ट टर्म में, उसके अलावा हम लोग लेबर है वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये जो हमारी मध्यवर्ती आगतें हैं जो अल्पकाल में वृद्धि की जा सकती है वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, जो उत्पादन के साथ साथ आप देख रहे हैं बढ़ती चली जा रही है। और पहले आप देखें कि बहुत ज्यादा आपको ये वेरिएबल कॉस्ट आप देखें शुरू में घटती दर से, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे हम उत्पादन बढ़ाते जाएंगे बढ़ती दर पर बढ़ती है, क्योंकि कारक के घटते प्रतिफल का नियम यहाँ पर लागू होना
शुरू हो जाता है, जो हम पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं अगर आपको फिर से ये कॉन्सेप्ट समझना है तो बेसिकली हमारी कुल लागत क्या बनी? कुल लागत है बंधी लागत और परिवर्तनशील लागत का जोड़। कि अगर हमने यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट, मैंने जैसे कहा, अगर हमने यहाँ पर मान लेते हैं इसे रुपए में हम गिनते हैं, 10 रुपए लगाए हैं और वेरिएबल कॉस्ट लगे हमारे यहाँ पर, जैसे जैसे चलता जाएगा वेरिएबल कॉस्ट हम उत्पादन के साथ बढ़ाते चले जाएंगे। हम इन्हें जब प्लस करते हैं, आप देख सकते हैं इसमें मैंने बताया है कुल बंधी और परिवर्तनशील लागत में संबंध क्या है। तो संबंध है कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि जो हमारी बंधी लागत है, भूमि पर हमने जो लागत लगाई है, या हम लोगों ने जो मशीन रखी है, मशीन खरीदी है, या जो रेंट हमारा फिक्स हो गया है कि हमने एक बिल्डिंग किराए पर ले ली और रेंट हमारा फिक्स है, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस हमने जो रॉ मटेरियल लिया, कच्चा माल लिया, या उसके अलावा हमने जो लेबर काम पर लगाई, उसकी कॉस्टिंग जो हमें पड़ रही है, उन दोनों को मिला करके टोटल कॉस्ट निकाली जाती है। ये टेबल में मैंने दर्शाया हुआ है, आप देख सकते हैं। मैंने एक तरफ पीएफसी लिया, एक तरफ पीवीसी लिया है, दोनों को प्लस करेंगे तो टीसी। और डायग्राम बनाते समय इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, स्केल का इस्तेमाल जरूर करें। एक्स एक्सिस पर आउटपुट लेंगे, वाई एक्सिस पर मैंने टीसी, टीएफसी और टीवीसी लिया है। टीएफसी हमारी स्थिर है, बंधी लागत है जो 10 पर है, और उसके बाद आप देखें कि जैसे जैसे टीवीसी जिस गति से बढ़ती जाती है, टीसी भी उसी गति से बढ़ते जाते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है कि क्या टीसी कभी अल्पकाल में शून्य होती है? कभी भी टीसी अल्पकाल में शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि बंधी लागत का जो खर्चा हो चुका है हमारा, वो हमारा रहता है। चाहे टीवीसी 0 हो सकती है, लेकिन टीएफसी और टीसी कभी शून्य नहीं होगी। यह प्रश्न बहुत बार आ जाता है और बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाते हैं। अपनी बुक में टीआर जैन की बुक को खोलेंगे, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे, डायग्राम्स और टेबल बनाकर देखेंगे। थैंक यू।